बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ और हुकूमत का हर वजीर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां दे रहा था, अब चाहता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। राना सनाउल्लाह, हुकूमत के दीगर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है या फिर इमरान खान की तहरीक का ऐलान जो वो कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, जो हुकूमत को पीछे धकेल रही है। इसकी झलक और इसका जवाब आपको राना सनाउल्लाह के इस इंटरव्यू में मिल जाएगा। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने कब कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान बात करना चाहते हैं। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद करती आई है। आए इमरान खान के केसेस से बात करते हैं, जेल में कोई मसला है तो इस पर बात करते हैं। पार्लिमानी कमेटी का फोरम डायलॉग के लिए मौजूद है। फौज ने अगर उनसे बात नहीं करनी तो हुकूमत से पूछ कर नहीं करनी। अगर वो चाहेंगे तो हुकूमत से पूछे बगैर ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ना अपने पूरे जोर पर है और ये जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की वजह से नहीं है, बल्कि इमरान खान की कॉल की वजह से है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से राना सनाउल्लाह अब ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी मुज़ाकरात करो। आपको याद होगा व्यूअर्स, इससे पहले राना सनाउल्लाह ने मुतादिद दफ़ा ये बातें कही कि हम किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं करेंगे, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने फ़ौज का भी हवाला दिया कि फ़ौज जब चाहे अपने मामलात को खुद देख सकती है, हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है। सरकार अपने घर में ज़रा झांक कर देखें। यहाँ पर एक जो आपका स्पीकर है पंजाब असम्बली का, वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। तो ये ज़रूर कौम को बता दें कि कौन किसको चला रहा है। फिर उन्होंने मजीद ये भी कहा कि डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं, ये बात करने के लिए तैयार नहीं, ना ये बात करना चाहते हैं। हम उनसे बात करने को तैयार हैं, सारी जमातें उनसे बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपसे गैर मशरूत बात करना चाहते हैं, आएँ बैठें और बात करें। अब बात तब होती है ना जब पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट वापस किया जाए। इमरान खान ने पहले दिन से यह मुतालबा किया कि जब तक आवाम का हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं किया जाता, फॉर्म 47 वालों को घर नहीं भेजा जाता, हम इन लोगों से कभी भी किसी तरह की बात जो है वो नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, याद रखिएगा कि बात हमेशा बराबर वालों के साथ की जाती है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत इमरान खान के बराबर का ख्वाब भी देख सकती है, लेकिन ये बात करने के लायक नहीं है। व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखनी है कि ये एक ढोंग है जो राना सनाउल्लाह जैसे किरदार पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर आपके सामने रखते हैं। और ये ढोंग कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इस हुकूमत का तो खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ लड़ती रहे, इनके ख़यालात जो बयानात हैं वो इसी तरह आते रहें। और जब तक ये बयानात और जब तक इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं करते, और जब इन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो नून लीग के ख़ास तौर पर हलकों में ना जश्न मनाया गया कि अब जो ख़तरा था वो टल गया। और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात होती तो शायद हमारे लिए मैदान में रहना नामुमकिन हो जाता। एक ख़राब कारकर्दगी और ऊपर से आपको जिस तरह कुर्सी पर बिठाया गया उसका बोझ भी सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। मईशत आपसे संभल नहीं रही, और अगर इमरान खान से बातचीत शुरू हो गई और इमरान खान बाहर आ गया तो फिर जलसे होंगे, जुलूस होंगे। तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करेगी, फिर उससे बात करेगी जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को बात कर चुकी है। फिर राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई वाक़े में बराह रास्त एक तरह से मुद्दई है जी, और यही वो मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इस वक्त सियासत कर रही है। ये माफ़ी नहीं मांगते, शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात भी करेगी। उल्टा उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है और कहा जाता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी आपने किसी के घर को आग लगा दी, और फिर इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगाया जाता है कि इन्होंने अपने घर को खुद आग लगाई। राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइनल कॉल जो उन्होंने वार्निंग दी है, जब आप ये कहें ना कि हम कफन पोश आ रहे हैं और घर जनाजे वापस जाएंगे और हम कफन सर पे बांध कर मैदान में उतरे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग मरने मारने पर तुले हुए हैं, इसलिए
लोग इनके पीछे, कौन घर से निकलेगा और कौन इनका साथ देगा। यानी कोई जुनूनी होगा जो इमरान खान की बात के ऊपर घर से निकले और कफन सर पे बांध कर निकले। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ लोगों को मारना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ खुद ज्यादती कर रही है। यही वो खौफ था। जब आप सब कश्तियां जलाकर निकलते हैं ना, और आप सियासत के तारिक बिन ज़ियाद बन जाएं और कश्तियों को आग लगा दें और कहें कि अब हमने घर वापस नहीं जाना जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, तो अब ना हुकूमत भी इस पूरे सिनेरियो को ना गेज कर रही है। हुकूमत के सामने ये चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान अगले कुछ दिनों में अगर उसने कॉल दे दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मैदान में आ गए, वो क़यादत जिसे हम मुख्तलिफ तरीकों से कायल करते रहे और बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स के जरिए गलत पैगाम भेजा जाता रहा, रॉन्ग पैगाम भेजा जाता रहा, अब उनके जरिए इस तहरीक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान ने पूरी तहरीक की जो बागडोर है अपने हाथ में कर ली है। और जब कैदी नंबर 804 अडयाला जेल से अपनी बैरक से ऐलान करेगा कि अब तहरीक चलेगी, तो फिर अवाम निकलेगी। अवाम को जो इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर है, जो ये कहती है कि घरों में बैठे हुए, फिर ये घरों में नहीं बैठेंगे। जब इमरान खान की कॉल आएगी तो लोग निकलेंगे। और यही खौफ है जो राना सनाउल्लाह ने आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रखकर ये तमाम बातें जो हैं वो की हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी मौके भी सामने आ गया और सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि हम हरगिज़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगते और ना ही हम उस मदद के जरिए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में वापस आना चाहते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई डील भी नहीं चाहते। ये इल्जाम है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। देखिए कितनी ढिठाई के साथ आप गौर करें कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से बात करना और एस्टेब्लिशमेंट से बात खुद कर लें, एस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों नहीं करते, अगर हमसे नहीं करनी, ये बातें हुकूमत कर रही है कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ। यानी जमहूरियत से जिन कुव्वतों का कोई ताल्लुक नहीं है, आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी बात उनसे हो गई। और इलेक्शन के नताइज जो आपके सामने आए वो भी पूरी कौम देख रही है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत। और फिर इस ढिठाई के साथ कहा यह जाता है कि चलो तुमने हमसे नहीं बात करनी, उनसे कर लो जिनके जरिए हम भी पाकिस्तान की हुकूमत में आए। अब एस्टेब्लिशमेंट से जी बातचीत नहीं होगी और यही पैगाम इमरान खान का है कि वो अपनी आईनी हदूद में रहें, सियासत में गालिब होना छोड़ दें, अदलिया को मगलूब करना छोड़ दें, वोट चोरी करना छोड़ दें, मुआशरे में झूठ फैलाना छोड़ दें। अगर मानते हैं तो ठीक है, फिर आएं और हमारे से बात कर लें। फाइनल कॉल के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि फैसला आवाम का है, आवाम निकलती है तो तहरीक चलाती है तो वो आज़ाद हो जाएंगे, अगर नहीं निकलते तो तहरीक नहीं चलाते तो महकूम रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि रास्ता दिखाना और आवाम के साथ खड़े होना। व्यूअर्स, ये आज द पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा और इसके साथ साथ ना शेख वकास अकरम भी ये बात कर रहे थे। फिर अली मोहम्मद खान ने भी ये कहा, टेलीविजन चैनल पर वो बैठे हुए थे, मैं उनको सुन रहा था कि 2-4 हज़ार या कुछ हज़ार लोगों से या 50,000 या 80,000 लोगों से इनकलाब नहीं आता, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे तभी इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एस्टेब्लिशमेंट से जी बातचीत का रास्ता क्या मौजूद है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं। फवाद चौधरी साहब ने जी इस हवाले से गुफ्तगू की और वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए और बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो इसका भी एक तरीका मौजूद है, लेकिन उस तरीके पर अमल कौन करेगा। अगर इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन्होंने फवाद चौधरी की बात तो नहीं माननी ना कि चौधरी साहब कह रहे हैं तो गल सुन ली जाए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। फिर अहम सवालात, क्या एस्टेब्लिशमेंट नून लीग से नाखुश है, इसलिए नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना चाह रही है? पंजाब की कारकर्दगी उनके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसी KPK में सबसे आगे है, IMF की तलवार हुकूमत के सर पर है, शहबाज शरीफ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने में बिल्कुल नाकाम रहे। आज भी वो सुनने में आए बाकू गए हुए हैं, वहाँ पर क्या करने गए हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। खिताब करेंगे पाकिस्तान की आवाम का टैक्स पेयर का पैसा जो है उसे बड़ी बेरहमी के साथ खर्च कर दिया जाएगा। अगर आप इनके दोनों का जो हिसाब करें ना, तो मुझे यकीन है कि पिछले 1 बरस में जितने दौरे इस हुकूमत ने किए, पूरी काबीना ने किए, शायद इमरान खान ने अपने 3 साल के पूरे टर्न्योर के अंदर इतने दौरे नहीं किए होंगे। अब इन्वेस्टमेंट लाने में शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, सऊदी अरब गए, वो दौरा भी एक तरह से नाकाम हो गया। सऊदी अरब के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट आई, बात नहीं बन रही सर। शंघाई ताउन तंजीम के अंदर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जा सका। सिर्फ आपने एक बिल जो था वो पाकिस्तान की आवाम के हाथ में रख दिया और वो बिल पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है वो अदा करेगा। आप लोगों ने सिर्फ फूलों से इस शहर को सजाया और जो आपकी सियासत की
जो एक बदनुमा और एक खौफनाक तस्वीर थी, इसे छुपाया और पैसा भी पाकिस्तान की आवाम का लगा। और क्योंकि दूसरी तरफ जहां पे फूल लगे थे, दूसरी तरफ चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था। लोग सरापा एहतजाज थे, उनको पकड़ पकड़ कर बंद किया जा रहा था। और ये तहरीक को कुचलने के लिए आपने पाकिस्तान की पूरी जो रियासती मशीनरी है इसे इस्तेमाल किया। दुनिया के सामने आपका इमेज कुछ और था, और जो कुछ डी चौक में और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बाकी शहरों में होता रहा, वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाइना पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी की जो हमारी रही है, इस पर काफ़ी नाराज़ है। उनके सफ़ीर इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं, और इस सब के बाद वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ना लेकर आए और इस एहतजाज को यानी डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे हमने तहरीक इंसाफ को एंगेज ना किया, और अगर इमरान खान ने जेल से बैठकर कॉल दे दी, तो फिर हालात ख़राब होंगे। पाकिस्तान के अंदर मजीद केसेस बनेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है शायद वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। लोग कहेंगे कि पहले जाओ, जाकर अपनी सियासत को ठीक करो, अपने घर के अंदर हालात को ठीक करो। और ये तुम्हारे घरों से जो धुआं उठ रहा है और जो शोर-ओ-गुल सुनाई दे रहा है, जो लोग इस वक्त तुम्हारी फस्तायत का इस वक्त सामना कर रहे हैं, जाओ जाकर लोगों को पहले अपने हक में करो, फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। क्योंकि सरमायाकार जो है ना, वो कभी भी सीरिया में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन हालात में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इराक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। दुनिया के जो जंगज़दा इलाके हैं वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है? कोई भी नहीं करता। तो पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, सियासी दहशतगर्दी अपने अरूज पर है। एक है जी वो दहशतगर्दी जो सरहद पार से हमारे मुल्क में आ रही है, एक है सियासी दहशतगर्दी। हमने 9/11 के बाद पाकिस्तान में इतना नुकसान नहीं उठाया जितना आज इस सियासी दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। इतना तो जी नुकसान मुशर्रफ ने भी नहीं पहुंचाया। डॉलर लेकर पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की जो हमारे एयरपोर्ट्स थे, सरजमीन को किराए पर दे दिया गया कि जाओ, जो तुमने गदर मचाना है मचाओ। और दहशतगर्दी जैसा पाकिस्तान के अंदर आई, इतना नुकसान इस दौर में नहीं हुआ जितना नुकसान आज पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। मुशर्रफ ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना आज इस सियासी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की जमहूरियत को आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। आवाम की अदालत में नून लीग मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई जी। पंजाब हुकूमत सिर्फ पोस्टर्स बना रही है कि हमने इतने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। देखें, मरियम का विजन है। और आज भी मैं मरियम औरंगजेब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी जामे पॉलिसी दी है, क्योंकि वो तनकीद कर रही थी किसी अदालत के जज के ऊपर जो उन्होंने लाहौर की सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा जी कि जज साहब की बातें सुनकर जो है ना वो बहुत ही दुख हुआ, और जज साहब की रहनुमाई में, सर ये जज साहब की रहनुमाई नहीं है, आपकी अपनी पॉलिसीज हैं। आप एब्सेंशिया में पॉलिसीज का ऐलान करें, आप मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, और फिर आप कहें कि जज साहब की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। लाहौर, अब तो जी जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वहां से भी नजर आ रहा है कि लाहौर जो है वो कितना गंदा हो गया। लाहौर को जितना आपने गंदा बना दिया, अपनी सियासत से ज्यादा इस वक्त आपने इसे गंदा बना दिया है। अली मोहम्मद खान जी इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आज खबरें बहुत सारी हैं, और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके हैंडलर्स परेशान हैं। क्यों कौम उनके साथ नहीं है? पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क में लोगों के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि हुकूमत से ना मईशत संभल रही है, ना अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फाइनल कॉल वाला मामला जी, अब ये कब आएगा, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रखते हैं। रऊफ हसन साहब ये कहते हैं, और उन्होंने ये खबर दी है, और मैं ये खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि सब कुछ तय हो चुका है, और अगले 4 से 6 दिन में लोगों को इस पूरी तहरीक के आखिरी मरहले की तफसीलात का पता चल जाएगा। तो अब आपको पता लग गया कि राना सनाउल्लाह क्यों इस वक्त जो है वो एक खौफ उनके ऊपर तारी है, और उनका ये बयान देना ऐसे वक्त में, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, उसके साथ पाकिस्तान की सियासत में भी पड़ेंगे, और व्यूअर्स कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह बफजल खुदा एक भरपूर किस्म का डॉक्यूमेंट्री चैनल जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये तमाम मामला जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत और पाकिस्तान के इस पर असरात, PIA का उरूज और जवाल, और इसी तरह के जो दीगर टॉपिक्स हैं हम उन्हें डिटेल के साथ कवर करेंगे, और इंशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक एडिशन होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। व्यूअर्स, ये खौफ है इस हुकूमत के ऊपर जो हमें अब इनकी गुफ्तगू के अंदर भी नजर आ रहा है। मैं व्यूअर्स आपको ना इसी खौफ से जुड़ी एक और खबर भी दे देता हूं,
اور عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، یعنی یہ جو سائفر کا کیس چلا اور جس طرح سے عمران خان کو بار بار سائفر کا تانا دیتے تھے، آج نون لیگ کے اپنے گھر سے ایک آواز آئی ہے، امریکہ سے کال آئی، عمران خان کا اس پر رد عمل کیا تھا اور حکومتی شخصیت نے اس کا انکشاف کر دیا ہے۔ اور یہ آواز کہیں اور نہیں بلکہ نون لیگ کے اپنے گھر مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ اٹھی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ماسکو میں پاکستانی وفد کو کال آئی کہ اپنے وزیراعظم سے کہو کہ 3 بجے کا کھانا اور دورہ روس احتجاجاً ختم کر کے فوری طور پر واپس جائے۔ اور جب عمران خان کو یہ سب کچھ بتایا گیا اور مشورہ دیا گیا تو خان صاحب نے اس مشورے کو نہیں مانا بلکہ غصہ کیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر اسد مجید سے ملے، پھر پاکستان کے پاس ایک سائفر آیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ یعنی ایک بار پھر سے عمران خان کی بات کو درست جو ہے نون لیگ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ قرار دے رہے ہیں۔ اب ویورز، پاکستان کے اندر اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ تھے جو اس سائفر کے مخاطب تھے کہ گراؤ عمران خان کی حکومت، اور اگر تم نے اس کی حکومت نہ گرائی تو پھر تم جو نتائج ہیں اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ امریکہ ہمارا جو ہے وہ سجن تھا؟ وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں تھا۔ امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت کو گرایا اور اس کی گواہیاں اب نون لیگ کے اپنے گھر سے آ رہی ہیں۔ وہ جنرل باجوہ جس نے پاکستان کے عوام کے تحفظ اور جمہوریت کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، سرحدوں کو مضبوط بنانا تھا، وہ اپنے ہی ملک پر حملہ کرتا رہا اور ہماری حکومت کو گرا کر امریکہ کو پیارا ہو گیا۔ ویورز، جو بائیڈن کی جو حکومت تھی وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھی۔ ہاں، اگر کسی کے حق میں ہے تو وہ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا جن کو حکومت دی گئی، اور پھر جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آج جو رجیم چینج ہے اس کی گواہی اب پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر سے آئی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو نہ مانا گیا تو پھر ہم شاید ملک کے اندر ایک حقیقی رجیم چینج دیکھیں گے، اور یہ اس وقت میرٹ پر ہوگی کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے ایک حکومت کو فارم 47 والی حکومت کو بٹھایا گیا، اس کے اثرات پاکستان کی جمہوریت پر پڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس پر بھی اس کے گہرے اثرات ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں خان صاحب کے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے۔ عمران خان سمیت قیدیوں کی ملاقاتوں سے سیاسی گفتگو پر پابندی کی، جیل رولز کی شق 265 آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز چیف کمشنر اسلام آباد کی اپیل پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور اپیل پر فیصلہ جو سیاسی گفتگو پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے اسے معطل کیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے اس اپیل کے اندر۔ پھر توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ایف آئی اے کو نوٹس موصول ہو گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس رہ جاتا ہے اور دیکھنا ہی ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 19 نومبر جو فرد جرم ہے 9 مئی کے حوالے سے جو جی ایچ یو پر حملہ ہوا، اس میں بھی عمران خان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ کو 9 مئی کے حوالے سے بھی اس سے جڑی خبر یہ بھی دے دیں کہ 9 مئی جو سانحہ ہوا اور جی ایچ یو میں جو حملہ کیا گیا، اس مقدمے میں پولیس نے مزید شواہد اور دستاویزی تفصیلات انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ راولپنڈی کی یہ عدالت ہے، اور پولیس نے 87 گواہوں کی فہرست بھی عدالت میں جمع کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمے کے 87 گواہان اور جائے وقوع کا نقشہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ اب اس چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکے جو ان کے آرگومنٹ کا حصہ ہے کہ جی ایچ یو پہ کہاں کہاں سے حملہ کیا گیا اور کون سے اسپاٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ موجود تھے، اور ان گواہوں کو یعنی ایک اسٹریٹجک انداز میں اب یہ پوری گواہی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انسداد دہشت گردی عدالت اس نقشے کی جو ایک پوری ریکارڈ کے اوپر اب یہ جو نئے ثبوت لا کر انہوں نے ایک کوشش کی ہے، اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالت کیا سوالات کھڑی کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوال ضرور ہوتا رہا کہ نقطہ آغاز کیا تھا ان حملوں کا، اور وہ کون پہلا شخص تھا جس نے جی ایچ یو پر پہلا پتھر جو ہے وہ پھینکا، اور جو جتنی بھی آپ کی انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے جو اسٹیچوز تھے، مونومنٹس تھے، ان کو آگ لگائی۔ یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے، یہ بھی ایک بنیادی جو ہے وہ سوال ہے اس پورے ایپیسوڈ میں جو پچھلے 1.5 سال سے پوچھا جا رہا ہے۔
बिल्डिंग डिपार्टमेंट है जी, FIA है, इसके साथ साथ पेमरा और 5 GIT अफसरान भी इसके अंदर गवाहों की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अब पुलिस की जानिब से जाए वकूआ के पेश किए गए नक्शे में 54 मकामात की निशानदही की गई है। तफसीलात में ये भी बताया गया कि साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत और PTI के मकामी रहनुमा खालिद जदून ने लोगों को इश्तियाल दिलाया। मुलजिमान ने अहम तनसीबात को और सिक्योरिटी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। कारकुनान ने पेट्रोल बम और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। फौजी मुजस्मों को तोड़ा गया। और पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज किया गया। मुलजिमान पर तोड़ फोड़, जलाओ घराओ, हंगामा राई और अहम तनसीबात पर हमला और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की अदालतें 9 मई के मुकदमे के हवाले से जो नए शवाहिद ये जमा करवा रहे हैं इन्हें एक्सेप्ट करती है। आमतौर पे हमने ये देखा है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, और चूंकि अब स्टेक्स इनके बहुत हाई हैं, तो कोशिश ये होगी कि किसी तरह ट्रायल कोर्ट से कम इनके खिलाफ फैसले आए और फिर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो देखा जाएगा। जब हाई कोर्ट में तो खैर बहुत देर लग जाती है जी, और वहाँ पर केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं। देखना ही होगा कि इमरान खान के केसेस, 9 मई के बाकी लोगों के केसेस जो हैं, अगर फर्द जुर्म आयद हुई, सज़ा हो गई खुदा न खास्ता, तो फिर अदालतों में जो अपील प्रोसेस है उसे तहरीक इंसाफ किस तरह से इसका दिफा करती है और हुकूमत किस तरह से इन केसेस को डिलिंग टैक्टिक्स की नज़र कर देती है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।